हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आर केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी टॉपिक्स थे वो सब कवर हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है डी ब्लॉक के लिए। इसके बाद हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रह जाएंगे, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज इन 4 टॉपिक्स को भी फिनिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर ये जो 4 टॉपिक्स हैं, या इससे पहले भी हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं डी ब्लॉक में, वो सबसे ज़्यादा यही पूछता है क्यों, रीज़न। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस, उसके पीछे 3 रीज़न है। पहला तो एक तो साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है, दूसरा उनका हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है या फिर हाई आयनिक चार्ज होता है, थर्ड डी ऑर्बिटल ईजीली अवेलेबल होता है, मीन्स डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो डिटेल है वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल आयंस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो 3 रीजंस हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। बार बार हर जगह मोस्टली यही रीजंस हैं डी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। अब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी क्यों शो करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, देखेंगे आप। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम कैटलिस्ट के रूप में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी मेटल्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है, पहला तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म कर रहे हैं, हम अभी अभी पढ़ा, 3 रीज़न है, ठीक है। तो आप उनको भी लिख सकते हैं। दूसरा मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये हम पहले ही करवा चुके हैं, पहले वाली वीडियोस को आप चेक करिए, उसके अंदर ही आपको टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी में गिवन है वो एग्जाम्पल्स तो आपको कम से कम याद रखने हैं। तो जो हमें एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको इतना याद रखना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, वैनेडियम ऑक्साइड। और हम बहुत अच्छे से बोलें तो हम लिखेंगे इसको V2O5। वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +5। तो आपको याद रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम किसकी फॉर्मेशन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की, इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड। सेकेंड हैबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया की फॉर्मेशन कराते हैं। कैटलिस्ट उसमें आयरन होता है, याद रखेंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें आप हाइड्रोजन डालिए और आपको क्या मिल जाता है, सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। इसकी फिर दोबारा से हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 3 कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, निकल, प्लैटिनियम और पैलेडियम, तीनों ही हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। देखिए एनसीईआरटी में ऐसे ही गिवन है ये। आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस में जो फेरिक आयंस हैं, अब फेरिक आयंस वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, आपके कैटलिस्ट की तरह। तो देखें आयोडाइड, परसल्फेट आयोडीन में कन्वर्ट हो गया और सल्फेट में। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो देखिए आयोडाइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, बट पर सल्फेट का और सल्फेट का नहीं दे रखा है। तो जब आप इसको चेक करेंगे ना, तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अराउंड 2 वोल्ट है, ठीक है, 2.001 कुछ समथिंग ऐसा है, 2 वोल्ट। तो जो कि आयोडाइड से ज़्यादा है, तो सल्फेट में क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखिए ये हम पहले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसमें हम क्या करा दें, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसमें हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। बस इसी लॉजिक के ऊपर हमारा पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कवर हो जाता है। तो जब आप पर सल्फेट, हाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जो पर सल्फेट है, पर सल्फेट को जब हम रिडक्शन कराते हैं, देखिए इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें आप रिडक्शन देखेंगे, आयोडाइड से आयोडीन बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो
पर सल्फेट में ही क्यों हुआ रिडक्शन? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, 2 पॉइंट के अराउंड। और आयोडाइड और आयोडीन का देखेंगे तो अराउंड 0.5 कुछ समथिंग होता है। ठीक है, तो आपको अभी तक याद रखना है। सबसे पहले हमने कवर किया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न आप यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की स्टडीज़ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फिर उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको ये 4 रिएक्शंस हैं जो कि अच्छे से याद रखनी है। बेसिकली आपको इनके कैटलिस्ट याद रखने हैं कि किस में क्या है। ओके, अब उसके बाद जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये क्यों बनाते हैं? तो देखिए, जो हमारे क्रिस्टल लैटिस जब बनते हैं ना, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए आप एक क्यूब ले लीजिए, ठीक है। अब इस क्यूब को आप ऐसे आगे बढ़ाते जाइए, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये रिपीटिंग यूनिट होगी और वो हमारा क्या बन जाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ये मेटल्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, किसी का भी हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं और हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जब ये फॉर्मेशन क्रिस्टल लैटिस की बन रही होती है, क्रिस्टल लैटिस बन रहा होता है, तो थोड़ा सा वेकेंट स्पेस रह जाता है। उन वेकेंट स्पेस में ये स्मॉल एटम्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो उस जगह पर ट्रैप्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं वो? ट्रैप्ड हो जाते हैं। बस ऐसे ही कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, तो आप सीधा बोलेंगे कि जब हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है तो उसके बनने के टाइम पर स्मॉल स्पेस, या मैं ये कह सकती हूँ कि वेकेंट स्पेसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल एटम्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं खाली स्पेस में। ठीक है, जैसे मान लो ये है, कुछ ऐसा बना और यहाँ पर ये कुछ ऐसा बना, तो ये देखेंगे आप, ये खाली स्पेस रह गया है, ये खाली स्पेस है। ठीक है, ये खाली स्पेस। तो इन खाली स्पेस में जो ये वेकेंट स्पेसेस हैं, यहाँ पर क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये अपनी जगह ले लेते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये स्टाइक्योमेट्री होते हैं या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं? अब देखिए, स्टाइक्योमेट्री मीन्स जो हमारा मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए H2O है, तो इनका जो वेट है वो सिंपल रेशो में मिलेगा, इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको ये TiC जो है, टाइटेनियम कार्बाइड, जो ये है, आपको दिख रहा है ये 1:1 का रेशो है, बट जब आप इसको देखें, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, TiCX। अब जो ये X की वैल्यू है ना, ये वेरी करती है 0.48 to 0.98 इसके बीच में। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा Mn4 Fe3 Mn4n Fe3H, और यहाँ तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया है, NCERT में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन 1 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, ये फ्रैक्शंस में है, ये फ्रैक्शंस में है, पूरा पूरा नहीं है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब कोई आपसे पूछे कि CaCl2 स्टाइक्योमेट्रिक है कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, तो आप क्या बोलेंगे? स्टाइक्योमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखना है कि ये हमारे एग्जाम्पल्स नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या कोवेलेंट होते हैं या आयनिक होते हैं? तो ना तो ये कोवेलेंट होते हैं और ना ही ये आयनिक होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी अलग होती हैं। तो देखें इनके बारे में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्योर मेटल्स है, ठीक है, प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने कोई मेटल लिया, उसका मेल्टिंग पॉइंट था 45 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमने इसको रिपीटिंग यूनिट किया, मीन्स इसका क्रिस्टल लैटिस जब हमने बनाया, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस बनाने के बाद जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, उसमें स्मॉल एटम्स ट्रैप्ड हो गए, और फिर ये हमें इस मेटल से क्या मिल गया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब जब हमने इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, तो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या था? अराउंड 50।
एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। मीन्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर मेटल से भी ज़्यादा होता है। ये बहुत हार्ड होते हैं। सम बोराइड्स का इतने हार्ड होते हैं कि वो डायमंड को भी, देखिए डायमंड जो है बहुत अच्छे क्लीन एंड सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस हमने किसको माना है? डायमंड को। बट यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन मेटल के बोराइड्स हैं जो कि इसकी हार्डनेस को मैच करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है जैसे TiB2 टाइटेनियम बोराइड। क्या इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी होती है? बिल्कुल, ये अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को लूज़ नहीं करते हैं। ये केमिकली किसी के साथ कंबाइन करते हैं? नहीं, तो दे आर केमिकली इनर्ट। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना प्योर मेटल से भी ज़्यादा, बहुत हार्ड होते हैं। कुछ बोरॉइड्स, हार्ड की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि बोरॉइड्स, आपको दिमाग में आना चाहिए कि बोरॉइड्स हैं। कुछ बोरॉइड्स हैं जो कि डायमंड के आसपास के हार्डनेस रखते हैं। क्या इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी, क्या ये अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं, लॉस करते हैं? रिटेन करते हैं। मेटालिक कंडक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या इनका कुछ केमिकल्स पर, इनके ऊपर अगर हम कोई केमिकल डालते हैं तो क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, दे आर केमिकली इनर्ट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन टॉपिक्स कवर कर लिए। सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस देखी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके पीछे 3 रीज़न। फिर उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 3 रीज़न देख लिए हमने। फिर सेकंड हमने देखा कैटालिटिक, ठीक है। ये कैटालिटिक क्यों होते हैं, उसके पीछे हमारे पास 2 रीज़न थे। आप इसी में से भी इसके रीज़न आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो रीज़न थे वो आप कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ में भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड जो हमने अभी देखा वो थे हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। लास्ट है हमारा एलॉयज़, ठीक है। तो देखिए जो एलॉयज़ होते हैं, एलॉयज़ कैसे होते हैं हमारे? होमोजीनस। कैसे होते हैं? होमोजीनस। अब होमोजीनस होने के लिए, अब ये होमोजीनस क्यों है उसके पीछे का रीज़न अगर हम देखें, क्योंकि इनका रेडियाई जो होता है, ट्रांजिशन मेटल आयंस का जो रेडियाई होता है वो इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है आपस में। वो कैसे होते हैं? सिमिलर रेडियाई के होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर रेडियाई के होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे जो एलॉयज़ हैं, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, वो एलॉयज़ फॉर्म करते हैं। अगेन इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बहुत ही हार्ड होते हैं। कुछ एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ तो खैर बहुत सारे हैं, बट जो आपके NCERT में दे रखे हैं वो ब्रास और ब्रॉन्ज दे रखे हैं। कैसे? देखिए कॉपर तो रहेगा ही, और मोस्टली जितने भी हमारे एलॉयज़ हैं उन सब में आपको कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। बट जिंक और टिन, तो देखिए यहाँ पर NZ है, जहाँ पर है वहाँ पर NZ नहीं लिखना है, वहाँ पर आपने टिन लिखना है। और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आपने जिंक ZN लिख देना है, ठीक है। तो हमने 4 टॉपिक देख लिए। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके रीज़न देखे। फिर हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। फिर हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी देख लिए। फिर लास्ट में हमने एलॉयज़ की भी बात कर ली, ठीक है। तो आपको इनके रीज़न्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।